नमस्कार दोस्तों, सरकारी तैयारी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास में प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं। जो भी स्टूडेंट उन प्रैक्टिस सेट्स को ना देखे हो, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, आप सभी लोग विजिट करके उसमें देख सकते हैं। हम लोग वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जो गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला जो है गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गन्ना जो है भारतीय मूल का पौधा है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके लिए दोमट एवं काप मृदा जो है उत्तम है। विश्व गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? पहले नंबर पर ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पर अपना प्यारा देश भारत है एवं तीसरे नंबर पर चीन है। अच्छा, गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है व कर्नाटक है। ठीक है, ये सभी जो तथ्य हैं उनको मैंने आप सभी को बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? देखिए, ऑप्शन है समकक्ष प्राधिकार का, ऑप्शन बी है स्वतंत्र प्राधिकार का, ऑप्शन सी है उच्च प्राधिकार का, या ऑप्शन डी है प्रत्यायोजित प्राधिकार का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्थानीय सरकार में प्रत्यायोजित सरकार का प्रयोग करती है, प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। इसका एक्सप्लेनेशन है, राज्य विधानमंडल पंचायत सदस्यों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। संविधान की 11वीं अनुसूचियों में पंचायतों के कानून क्षेत्र से के साथ 29 प्रायोजित प्राधिकार विषय शामिल है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय जो है शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए क्या लिखा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई। तो राजस्थान व आंध्र प्रदेश में साथ साथ प्रारंभ की गई। राजस्थान के नागौर जिले से जो है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का कौन प्रतिनिधित्व करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो है ग्राम सेवक जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। ग्राम सेवक, ग्राम मुखिया नहीं, ग्राम सेवक, ये गलती से ले लिए, ये ग्राम सेवक, ग्राम मुखिया नहीं, ग्राम सेवक जो है राज्य सरकार का जो है प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? अनवरत योजना जिसका जो है कार्यशील थी 1978 से 79 के बीच में, 1978 से 79 के बीच में जो है कार्यशील थी भारत में अनवरत योजना। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1944 में कुछ अर्थशास्त्रियों एवं उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उस योजना का नाम क्या था? तो उस योजना का नाम था बम्बई प्लान, जो उद्योगपतियों ने पेश किया था। उद्योगपतियों व अर्थशास्त्रियों ने मिलकर पेश किया था, उसका नाम था बम्बई प्लान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा। एक मिनट। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, जिससे हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश बन सका है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही देन थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया जारी करती है वो किस संस्था द्वारा जारी करता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए कौन कौन से दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, या भारतीय योजना बैंक, योजना बैंक नहीं, योजना आयोग द्वारा, या ऑप्शन सी है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, या ऑप्शन डी है भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पूर्व प्रकाशित किया जाता है, जिसे जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है या जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? तो आप सभी को हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि काला नमक चावल जो है वह सिद्धार्थनगर के लिए, सिद्धार्थनगर में मशहूर है, सिद्धार्थनगर में मशहूर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है। देखिए, राबी, खरीफ और जायद 3 फसलें होती हैं। इन सभी को आप लोग पढ़ के जाइएगा कि वे कौन कौन सी फसलें हैं जो राबी की फसल है, खरीफ की फसल है तथा जायद की फसल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खरीफ की फसल की बुआई कब होती है। तो आप सब लोग देखिए, जून व जुलाई के दौरान जो है खरीफ की फसल की बुआई होती है। अभी जून समाप्त हो गया है और जुलाई स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब अब रबी की फसल जो है, रबी की फसल की बुआई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, इस तरह से आप लोग रिलेट कर लीजिए। 11th है क्वेश्चन कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक इनमें से किसका नहीं है। देखिए, आलू है ऑप्शन, चावल है, गन्ना है और गेहूँ है। तो गेहूँ कह रहे हैं, चावल जो है आपका पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना और गेहूँ के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है और चावल के लिए नहीं है, क्योंकि चावल पे जो है पश्चिम बंगाल फर्स्ट स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व किए हैं। आप लोग यदि ना देखे हो तो उनको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। तो सैयद सलार मेला जो है बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है, बहराइच में लगता है। सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है, सैयद सलार मेला। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रमुख मेला या त्यौहार और उसका आयोजन स्थल कहाँ होता है। तो पशु मेला कहाँ होता है। तो पशु मेला आप लोग याद रखिए बटेश्वर में होता है। पशु मेला बटेश्वर में होता है। ध्रुपद मेला तो वाराणसी कहलाएगा, ध्रुपद मेला वाराणसी में होता है। गोविंद साहब मेला तो अम्बेडकर नगर हो जाएगा गोविंद साहब मेला। और माघ मेला जो है प्रयागराज हो जाएगा। इस तरह से आप सभी का जो भी ऑप्शन बन रहा हो यहाँ पे देख लीजिए और उसे आप लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 8 मार्च को मनाया जाता है। ये जितने भी दिन और ये सब हैं, इन सभी को आप लोग पढ़ के अवश्य जाइएगा। 1-2 क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख रहे हैं कि पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। पहल योजना के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। पहल योजना आप सभी को पता होना चाहिए कि पहल योजना किससे संबंधित है। तो एलपीजी में जो सब्सिडी दी जाती है उससे संबंधित है। तो ये क्या लिखा है, डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो है क्या किया जाता था, एलपीजी की जो सब्सिडी होती है उसको हस्तांतरित करता है। यह भी सही है पहल योजना के संदर्भ में। और यह क्या है, यह उपभोक्ताओं के बैंक खाते में एलपीजी का हस्तांतरण, अनुदान का सीधा हस्तांतरण करते, तो यह भी सही है। डीबीटी और वही चीज़ इसको दोबारा रिपीट कर दिया गया है। यह जमा का प्रथम प्रकार है, यह भी सही। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी जो है विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। तो वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो है वाराणसी है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। 2015 की परीक्षा में इसे पूछा गया है। 2015 की परीक्षा में इसे जो है लेखपाल की परीक्षा जो संपन्न कराई गई है राजस्व विभाग के द्वारा, इसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है कानपुर के कहाँ था, बिठूर में था। कानपुर के बिठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यह आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है बिठूर में था। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से किया गया है, कैलोरी प्राप्ति से जो है भारत में गरीबी की आकलन को जो है परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 19 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ द कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्न के अधीन कार्य करती है। कापार्ट का आप सभी लोग फुल फॉर्म देख लीजिए। कापार्ट का फुल फॉर्म है CAPART। कापार्ट का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट और क्या था इसके आगे, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट
ऑफ पीपल्स एंड एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। एक मिनट आपको फिर से बता दें, हम याद करने लगे थे इसका फुल फॉर्म क्या था। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, यह किसके अधीन कार्य करती है, अब आप लोग यह बताइए। तो यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करती है। कौन सी? कापार्ट। कापार्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। टी आ रहा ना, तो रूरल टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट नहीं, टेक्नोलॉजी। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, कापार्ट का फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिए। जनपद प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ है? तो 1994 में जो है जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो है आरंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फर्रुखाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो आप सभी को हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि फर्रुखाबाद जो है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, और इत्र कन्नौज, ठीक, कांच की वस्तुओं के लिए जो है फिरोजाबाद, यहाँ पे चूड़ियों के लिए भी है प्रसिद्ध है, कांच की ही तो बनती है, कालीन जो है भदोई। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मिट्टी का बर्तन किस स्थान से संबंधित है, कहाँ पे मतलब बनाया जाता है? और काष्ठ पादुका, जिसे खड़ाऊ कहते हैं, काष्ठ नक्काशी में लकड़ी की नक्काशी, और जरी। तो मिट्टी के बर्तन जो है आपका हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं? खुर्जा में। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 2, मिट्टी के बर्तन जो है खुर्जा में बनते हैं। और काष्ठ नक्काशी जो है सहारनपुर, काष्ठ नक्काशी जो है सहारनपुर, और काष्ठ पादुका जो है पीलीभीत, और जरी जो हो आपका हो जाएगा बरेली। ठीक, इस तरह से आप लोग जो भी ऑप्शन इसमें से ठीक बैठ रहा हो उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नॉलेज पार्क की स्थापना जो है ग्रेटर नोएडा में की जा रही है, नोएडा में नहीं, ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना जो है रायबरेली में की गई है, रायबरेली में की गई है, रायबरेली में की गई है। आप सभी को ऑप्शन में अमेठी भी दिया जा सकता है, लेकिन अमेठी में ना होके रायबरेली में की गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये हो जाएगा बरेली। ठीक, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है बरेली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है वाराणसी में है, यह सही है। ठीक, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है रायबरेली में है, यह भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है नोएडा में नहीं है, कहाँ पे है? बंगलौर में है। कहाँ पे है? बंगलौर में है, बंगलौर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है कहाँ पे है? बंगलौर में है, इसलिए यह गलत हो गया। ठीक, और तेल शोधक संयंत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जो तथ्य दिए गए हैं उन सभी को पढ़ ले। तथ्य क्या है? ये पूरी 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जो संपन्न कराई गई थी, उससे संबंधित जो है उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना जो है उससे संबंधित जो भी तथ्य दिए गए हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा देश का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या और देश का कितना प्रतिशत है? तो 16.51% जो है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है देश का कितना प्रतिशत? 16.51% है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का कितना प्रतिशत है? तो 52.2% है पुरुषों का। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का कितना प्रतिशत है? तो 47.71% जो है महिलाओं का है। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 77.70% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यदि आपसे पूछा जाए तो 22.30% हो जाएगा, 22.30% हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता देश में
प्रथम है और कितने प्रतिशत है, तो 18.63% जो है। और देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितना है, तो 11.79% है। महाराष्ट्र के बाद जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये इम्पोर्टेंट है कि विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है किस स्थान पर आती है, तो विश्व संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, पूरे विश्व की बात की जा रही है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 5वें स्थान पर आती है। इनसे बड़े कौन कौन से देश हैं जो जनसंख्या में है? उत्तर प्रदेश राज्य, भारत का जो एक राज्य है उससे जनसंख्या के मामले में मात्र 4 क्यों 3 कहेंगे, क्योंकि एक तो अपना भारत ही उसमें शामिल हो जाएगा। क्या है? चीन है, भारत है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर अमेरिका है, फिर चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, फिर हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि कहाँ पे गया ये, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या 16.51% निवास करती है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन क्षेत्रफल में देश कुल कितने क्षेत्रफल है, तो 7.33% जो है। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कैसे मैंने रिलेट कराया था, आप सभी लोग बताइए। मैंने यह बताया था कि यदि सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा बाद, क्या बाद, और वो भी 3 आएंगे। ठीक, 3 जिले हैं जिसमें बाद आएगा। कौन कौन सा? इलाहाबाद, मुरादाबाद और तीसरा हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक, इस तरह से आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, तो जो सबसे छोटे हैं यानी कि महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, इन जिलों में जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण आबादी सर्वाधिक कौन कौन से ज़िले हैं, तो प्रयागराज है, फिर आजमगढ़ है, फिर जौनपुर है। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर है, महोबा है और हमीरपुर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं, तो गाजियाबाद है, लखनऊ है और कानपुर है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाले 3 जिले हैं कौन कौन से? गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा के दौरान तो 11.4% जो है औसत साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। और यदि सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले पूछा जाए तो श्रावस्ती हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से? इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको आप लोग मैं PDF इसकी प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें से आप लोग देखिएगा। यदि आपके पास कोई और बुक हो तो उससे भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हमें आपत्ति सिर्फ इतनी होगी कि यदि आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ के जाएंगे तब तो मेरी आपत्ति है। यदि आप पढ़ रहे हैं चाहे सोर्स कोई भी हो तब मेरी कोई आपत्ति नहीं। देखिए पूछ रहा है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर है, औरैया है और इटावा है। पूछा जाए कि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है। और नेक्स्ट है हमारा कि महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं जिसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता है, तो कानपुर नगर है और लखनऊ है। और नेक्स्ट हमारा गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं? देखिए सबसे कम पुरुष साक्षरता भी श्रावस्ती में है और सबसे कम महिला साक्षरता भी श्रावस्ती में है, लेकिन दूसरे जो हैं वो चेंज हो गए हैं। वहाँ पे दूसरे नंबर पे है बहराइच, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे है बहराइच। यहाँ पे तीसरे नंबर पे है बलरामपुर, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है बलरामपुर। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में यहीं तक की रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो कि प्रैक्टिस से नंबर 15 होगा उसका सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और अब से हम डेली जो है
2 से 3 वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। हालांकि मुझे अभी हिंदी की भी वीडियो बनानी है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी का भी चालू रखिए, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे उसमें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो भूगोल से संबंधित प्रश्न थे उनको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ हिंदी के जो भी याद करने वाली चीज़ें होंगी वो बहुत ही समराइज वे में हम लोग कवर कर रहे हैं हिंदी का भी। आप सब यदि उन वीडियोस को भी नहीं देख रहे हो तो उसको भी देखिए, आपको अवश्य ही उन वीडियोस से लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो तक की यहीं रखते हैं, और मैं विदा लेता हूँ आप सभी से। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा सॉल्व करना है, 15th। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।